हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम बनाया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर करा दिया था। आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलिएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है उसका आइडिया लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग स्कोर जरूर कमेंट करके बताया करें। देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 267। क्लियर। अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है और इसी निधि को भारत का आकस्मिकता निधि कहा जाता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा गठित की गई थी। अनुच्छेद 265 जो है इसका अनुसार कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपित न किया जाना है। कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्य की संचित निधि और लोक लेखा है, यानी कि भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जैसा भी मामला हो, भारत के सार्वजनिक खाते या राज्य के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाएगा। जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है, ध्यान रखेंगे, 1990 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और राइट आंसर इसका हो जाएगा सरकारिया आयोग, ऑप्शन नंबर डी। सरकारिया आयोग की जो थे RS सरकारिया, इन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग की गठन किया गया था और इन्हीं ने केंद्र राज्य मामलों की समीक्षा करते हुए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यह 61वां संविधान संशोधन है जो कि 1989 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, 61वां करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि बिहार दरोगा में अब तक जितने भी प्रश्न, पिछली बार जो 2213 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, वहां तक जितने भी प्रश्न बिहार दरोगा में पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग और साइंस का अलग। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो उल्लिखित जो नहीं है इसमें से वो आपका संघीय हो जाएगा। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें अखंडता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा जा रहा है। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनको जो है संविधान के भाग 4(1) के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया है। याद रखना है। इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम चुनाव में मतदान। यह जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकलेखा समिति की समीक्षा करती लोकलेखा समिति समीक्षा करती है। लोकलेखा समिति के बारे में आपको पता होगा। देखिए, लोकलेखा समिति जो है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो है इसमें राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं, जरा आप मुझे कमेंट करके उनका नाम बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा, यहाँ से देखिए ऑप्शन में से सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये तो सही दिया गया है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थी, ये भी सही दिया गया। तो दोनों कथन जो है
सही दिया गया है, तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है, याद रखना है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तमिलनाडु में नहीं है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो इसमें से देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। इसके संस्थापक सचिंद्र सन्याल जो कि अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इसमें से पूछा गया कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था यह अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क था, ध्यान रखेंगे। और अल्बुकर्क ने 1510 में जो है 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीता था। ठीक है, चलिए तो अल्बुकर्क राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है किसके समय में हुआ था। तो यह विस्तार जो है यह लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये वो ह्यूम ने किया था, ध्यान रखिएगा। और 1885 ईस्वी में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, जो कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। और इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 1857 की इलाहाबाद विद्रोह के नेता कौन थे। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था आपका, इसमें से वायकम सत्याग्रह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायकम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन ये तो आपको पता ही है। चलिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है। तो यह देवता इंद्र हैं। इंद्र हैं, ध्यान रखेंगे। और इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, तो इंद्र राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। आपको याद होगा कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। क्लियर, प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे और 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर जो थे ये महावीर स्वामी थे। जैन हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। कनिष्क जो था यह कुषाण वंश का शासक था और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, देखिए इसमें से जो है पतंजलि जो थे ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि जो थे यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, नहीं हुआ है। तो इसमें से देखिए संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य का जो है इसमें उल्लेख हुआ है। इसमें कदम्ब का जो है कदम राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। तो ये आपको याद होगा भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, जब मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया था, तो उस समय वहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक ने जो है, ध्यान रखेंगे, जब इसकी चौथी मंजिल को नुकसान पहुंचा था तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और पांचवी मंजिल यानी कि 2 मंजिल का निर्माण करवा दिया था। चौथी मंजिल का स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें कोई भी योगदान नहीं दिया है, तो गयासुद्दीन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो ये आपको याद होगा शेरशाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर ये सब समाप्त किया था किसने, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने, ध्यान रखना आपको 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 1948 7 अप्रैल के दिन हुई थी।
ठीक है, याद रखना है आपको। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो टेड्रोस अधनोम हैं, ध्यान रखिएगा, जेनेवा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में है, ध्यान रखना है, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो देखिए बुकर पुरस्कार पूछा गया है। बुकर पुरस्कार जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको दिया गया है, बुकर पुरस्कार पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जून को। ठीक है, 17 जून को याद रखेंगे आप, 17 जून को। चलिए उसके बाद देखिए 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 5 जून के दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है यह ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है, वियना शहर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का रूप है? तो वारली जो है यह महाराष्ट्र का है, वारली महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी जो है बिहार का है, मधुबनी पेंटिंग, क्लियर। चलिए पट्टचित्र जो है एक पूछा जाता है, पट्टचित्र, तो पट्टचित्र जो है यह उड़ीसा का है। चलिए उसके बाद देखिए भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो इसका कोड नाम जो है स्माइलिंग बुद्धा था। 1974 को पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और दूसरा जो हुआ था उसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। तो स्माइलिंग बुद्धा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंड कारणाय क्षेत्र का भाग नहीं है? दंड कारणाय क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होगा, कर्नाटक इसका नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? तो वन महोत्सव जो है भारत में पहली बार यह 1950 में मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1950 में जो है वन महोत्सव मनाया गया था, 1950 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो इसमें से देसी नस्ल जो है यह लाल सिंधी है, लाल सिंधी देसी नस्ल है। उसके बाद देखिए 32 नंबर है हमारा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह स्थित कहाँ पर है? तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिंगा का संबंध किस खेल से है? तो ये वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो फ्रेंड्स यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जो है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? तो यह सूरत हो जाएगा दूसरा, और तीसरा जो है नवी मुंबई हो जाएगा, नवी मुंबई। सूरत और नवी मुंबई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया था? तो ये पूर्वी चंपारण को किया गया था, पूर्वी चंपारण, जिसका हेडक्वार्टर मोतिहारी पड़ता है, पूर्वी चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पाम्बो का संबंध जो है किस खेल से है, सॉरी किस देश से है? तो इनका संबंध जो है स्वीडन से है। ठीक है, स्वीडन राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो यह भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया गया और इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? बताइए। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, भारत इसमें 43 स्थान पर है, पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा और यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है जारी किया जाता है। लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस जो है मनाया गया? तो यह दिवस जो है यह विश्व खाद्य दिवस है, जो कि प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, खाद्य दिवस राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए सालबुक वेटलैंड्स रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ध्यान रखेंगे यह जो है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और 75वें आर्द्रभूमि स्थल के रूप में जो है इसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब समाप्त किया, कब प्राप्त किया? तो यह प्राप्त किया है कब? तो 17 जुलाई 2022 को। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो यह केंद्रीय बजट 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। तो ये 8 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह किया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल के दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर अम्बेडकर जी। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और 2022 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 2023 में भारत के द्वारा किया जाएगा। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? तो 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहित और परामर्श प्रदान करने के लिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद देखिए द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा है बिमल जलान ने। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं बिमल जलान, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, बिमल जलान के द्वारा। भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रोशनी। ठीक है, रोशनी इसका नाम है। रोशनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका कोयला हो जाएगा। ठीक है, कोयला। अभी जो खनन मंत्रालय के द्वारा 2021 में रिपोर्ट जारी किया गया था, इसका अनुसार बात करें तो कोयला के उत्पादन में पहला स्थान छत्तीसगढ़ का है, बाकी में जो है उड़ीसा पहले स्थान पर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? तो वृक्षावरण प्रतिशत जो है यह 2.91% है। राइट आंसर इसका 2.91%। प्रीवियस वीडियो में यानी कि जो पिछला सेट हम लोगों ने कवर किया था उसमें मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल से बताया हुआ है। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है विनोद वर्मा को दिया गया है। ठीक है। वहीं अगर संस्थागत श्रेणी पूछता तो यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया संस्थागत श्रेणी में। और व्यक्तिगत श्रेणी में यह सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, विनोद शर्मा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो गरीबी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 51.91%। ये आपको एडजेक्ट याद रखना है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है साइमन स्टील को। ठीक है, साइमन स्टील ग्रेनेडा के से हैं, तो साइमन स्टील हो जाएगा। उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, तो यह 11 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शरत कमल अचंता को दिया गया है। ध्यान रखना आपको। ठीक है, इनका संबंध किस खेल से है? तो यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। उसके बाद देखिए पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडार जो है यह अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अलकनंदा की सहायक नदी है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में किया गया था। प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? नाल्को की स्थापना जो है यह किया गया था फ्रांस की सहायता से। ठीक है, फ्रांस की सहायता से। तो ये फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? देखिए भारत जो है यह 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है और 7 देश के साथ जलीय सीमा बनाता है। तो 7 राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह आर्कटिक महासागर में स्थित है।
आर्कटिक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि शिमला, मसूरी, मनाली किस हिमालय का भाग है ये, तो यह जो है यह लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, लघु हिमालय। अगला प्रश्न कि भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो यह दर्रा जो है यह तुजू दर्रा है जो कि मणिपुर में है। ठीक है, तो तुजू हो जाएगा। उसके बाद देखिए राकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है, तो राकापोसी पर्वत जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है, अपवर्तनांक का मात्रक जो है कि इसमें से कौन सा है, तो देखिए अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या को बतलाता है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या ज़्यादा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। वोल्टमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो वोल्टमीटर जो है इसका मापन किया जाता है किसमें, विभवांतर के। और याद रखेंगे वोल्टमीटर को जो है हमेशा समानांतर क्रम में जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए, तो ये आपका विभवांतर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो फ्रेंड्स यह निर्भर करती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि मास और वेलोसिटी पर, यानी कि द्रव्यमान और वेग पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम कहा जाता है, जड़त्व राइट आंसर इसका हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो देखिए जी का मान जो है यह निर्भर किस पर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो गुरुत्वीय स्थिरांक है इस पर करता है, और पृथ्वी की त्रिज्या पर यह निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए तरंग की जब आवृत्ति बढ़ेगी तो इसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, घटती है। उसके बाद देखिए किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, तो आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, तो R/2 होता है। ठीक है, यानी कि अगर बात करें कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2F हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है, उसको अपवर्तन कहा जाता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का जो पथ होता है, मार्ग होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है चालकता, चालकता। ठीक है, राइट आंसर इसका चालकता हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो यह बर्जीलियस ने दिया था, बर्जीलियस राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो राइट आंसर द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, तो 4 होगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, यह सही नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए यह आयतन पर उसके निर्भर नहीं करती है। गैसों का जो विसरण दर है वह गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद देखिए क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, सत्य पूछा गया है। तो देखिए क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, सही है। क्षार कड़वा स्वाद होता है, क्षार विलयन में बिजली संचालित करता है, सही है। तो सभी कथन इसमें से सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं से स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है, गैस अधातु पूछा गया है, तो यह गैस अधातु जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग
जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है? तो यह किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, जिसको कि धवन सोडा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए धवन सोडा है, ठीक है। चलिए, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है या बेकिंग सोडा को कहा जाता है। निम्न में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो देखिए कहाँ पर दिया गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में। उसके बाद देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो यह धातु जो है यह निकेल है और लोहा है, निकेल और लोहा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन जो है से संबंधित है? तो अर्नकोलॉजी, क्लियर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है? पेशी ऊतक, रेखीय पेशी ऊतक, अरेखित पेशीय ऊतक और हृदय पेशी ऊतक, 3 प्रकार की होती है। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो इसमें से सबसे बड़ा समूह जो है ये आर्थ्रोपोडा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्तनधारियों के हृदय कितने प्रकोष्ठ के होते हैं? तो 4 विस्म होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होता है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो यह एंथोसाइनिन के कारण जो है लाल होता है। टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग, तो सबसे महत्वपूर्ण पुष्प होता है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। सबसे छोटा बीज कौन सा हो जाएगा? तो ये आर्किड हो जाएगा। सबसे छोटा गुणसूत्र जो है ये आपका कौन हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा। सबसे छोटा पुष्प जो है ये वुल्फिया हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका जो है यह हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा गेलिसेप्टकस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्रम जो है 3 1 2 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? तो वायवी रेडी समिति राइट आंसर हो जाएगा, वायवी रेडी समिति। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? राष्ट्रीयकरण पूछा गया है। स्थापना जो है 1935 में हुई थी 1 अप्रैल के दिन, और राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। चलिए, उसके बाद देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो सर्वाधिक महत्व जो है ये रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है। फ्रेंड्स, 95 क्वेश्चन में से अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक मैं जो है मैथ और रीजनिंग का आंसर फटाफट आपको बता देता हूँ। 1845 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 843 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 दिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 99 का वो आपका हो जाएगा 150, और 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10,500 रुपया।